क्या लेके आए, हम नई चीज लेके आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई 246A में ये लिख दिया सबसे पहले कि संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। ये डालना पड़ेगा तभी तो आप बना पाओगे। तो पहला 246A। दूसरा 269A। 269 में यह है कि सेंटर कहां कहां पर टैक्स लगाएगा और उन्हें राज्यों को भी देगा। वो टैक्स कि कौन कौन से टैक्स हैं जिनको सेंटर लगाएगा लेकिन राज्य के संग बांटेगा। तो उसी में ए जोड़ के, ए का मतलब होता है कुछ अलग जोड़ देना बिल्कुल नए सिरे से। तो जीएसटी की उगाही और विभाजन केंद्र करेगा, ये भी डाल दिया 269 में। और 279 तीसरा है जिसमें जीएसटी परिषद। तो 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। 246A में कि संसद जीएसटी पर कानून बनाएगी। 269A में कि जीएसटी का जो टैक्स मिलेगा वो केंद्र सरकार उगाएगी और बाद में उसका विभाजन किया जाएगा, यानी उसे बांटा जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और तीसरे नंबर पे 279 ये जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं। किसकी? जीएसटी परिषद की। जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है? तो 15 अंकों का होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि उसमें गिनतियां भी हैं न्यूमेरिक, और अल्फा मतलब अल्फाबेट भी है। दोनों चीज है, अल्फाबेट भी है ABCDEFG और गिनती भी है। तो ये 15 नंबर का होता है। और पहले 2 अंक स्टेट का कोड दिया हुआ है। एक जनगणना में पिछले बार कोड दिया था स्टेट को कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो ऐसे ऐसे पहले 2 अंक जो है स्टेट का कोड होंगे, अगले 10 अंक पेन नंबर होते हैं। पहले 2 स्टेट का कोड, अगले जो 10 हैं वो पेन नंबर होगा। 13वें का मतलब है कि राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो नंबर मिल जाएगा 13वें पे। 14वें पे डिफॉल्ट अल्फाबेट होता है, यानी एक तरह की चीजों के लिए वो एक ही नंबर देते हैं, और ये हमारे यहाँ पे जेड ही है। 14वें नंबर पे क्या है? जेड। और 15वें में एक कोई गलती वलती हो तो उसको चेक करने के लिए एक नंबर है। ठीक है। तो ये है मेनली आपको पहले 2 अंक याद रखने हैं, टोटल 15 नंबर याद रखने हैं। तीसरे से लेके और आगे तक, यानी तीसरे से 12वें तक जो 10 अंक हैं वो पेन नंबर के। आप अपना पेन देखोगे तो 10 नंबर ही आएगा पेन नंबर। और भैया 14वां नंबर जरूर याद रखना, 14वां। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ वन लाइनर जो आपका एक हल्का रिवीजन हो जाए कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। पूरा रूप है गुड्स और सर्विसेज टैक्स। प्रकार है मेरे भाई सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। मुझे बताओगे इसमें से वो कौन सा जीएसटी है जो तब लगाया जाता है जब एक राज्य में वस्तुओं का उत्पादन हो और दूसरे राज्य में उनका बिक्री या निपटारा हो, यानी जिसमें एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो, उनमें कौन सा जीएसटी लगाया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। उद्देश्य है कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना। जीएसटी काउंसिल 279A 279A। बहुत बढ़िया बेटा। जो बच्चा कह रहा है आईजीएसटी, वो बिल्कुल ठीक है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐसा है जो एक राज्य से ज्यादा जब राज्य इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोडक्ट में तब वो लगाया जाता है, फिर उसका टैक्स दोनों में बढ़ता है। क्योंकि एक लड़ाई का कारण ये बन जाता कि सारी मेहनत कहीं पे हो रही है, कार बन गई, पूरी उत्पादन हो रही है कहां पे? अहमदाबाद में, मान लो गुजरात में, वो बिक गई यूपी में, तो यूपी सारा टैक्स ले जाएगा, वो तो भाई भेजना ही बंद कर देंगे वहां से। इसलिए फिर इसका हल ये निकाला गया, क्योंकि जीएसटी लगता कहां पे? लास्ट वाले टर्नओवर 50 लाख 40 लाख से अधिक हो ऐसे बिजनेस। ठीक है, ऐसे बिजनेस। और फिर इसमें मैंने आपको बता दिया 20 लाख की कैटेगरी है अगर सर्विस हो, और स्पेशल जो ये जो राज्य हैं तो है विशेष राज्य जो हैं वो वहां पे 20 और 10 लाख की हो जाती है लिमिट। जीएसटी रिटर्न है जीएसटी की जानकारी देने वाला फॉर्म। जैसे हम इन आईटीआर भरते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, उसका मतलब भी है कि मैंने कितने पैसे कमाए, मेरी कहां कहां पर छूट मैंने ली, कहां कहां छूट ली है, और उसके बाद मैंने कितना टैक्स दिया है, ये सब जानकारी देने का फॉर्म होता है इनकम टैक्स फॉर्म। ऐसे ही जीएसटी रिटर्न भी है जीएसटी की जानकारी देने वाला फॉर्म। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है भाई, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जैसे एक जगह 100 रुपए की कोई चीज ली थी और उस पर 10 का टैक्स लग गया था, तो 110 की हो गई। अब 110 की पे याद रखना है, फिर ये जुड़ जुड़ा के 200-300 रुपए की वस्तु हो गई, तो 300 पे जो टैक्स बैठेगा उसमें से 10 रुपए माइनस किए जाएंगे, यानी जो टैक्स इसमें पहले दिया जा चुका है उसको जब हम उसकी छूट ले लेते हैं, जब हम उसकी छूट ले लेते हैं उसको दोबारा पे नहीं करते, कह देते हैं ये तो 10 रुपए पहले ही दिए हुए थे वहां पे गुजरात में जब हमने कच्चा माल खरीदा था, तो उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। और ये आपको धीरे से धीरे समझ में आ जाएगा जब आप एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए। जीएसटी परिषद के कार्य ये मैंने अलग से बता दिए, खूब अच्छे, यहाँ वन लाइनर में रिवीजन हो जाएगा। एक ई वे बिल होता है, जैसे वस्तुओं का कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन करना हो, ट्रांसपोर्टेशन यानी मुझे यहां से कहीं ले जानी है, तो वहां पे एक वो मिलता है कि भाई हाँ ये वस्तुएं ऐसे जा रही हैं, उसे ई वे बिल कहते हैं। और ये सवाल एक बार पूछा गया है। ठीक है। जीएसटीआईएन जीएसटी की पहचान संख्या है, अलग अलग नंबर मिलता है अलग अलग व्यक्ति को, यानी संस्थाओं को या व्यक्तियों को, तो जीएसटी की पहचान संख्या है जीएसटीआईएन। ठीक है। और जीएसटी के तहत एक सवाल और बना हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये ऐसा होता है कि कई लोगों को जीएसटी से क्या किया हुआ है कि भाई जीएसटी आपको देने की जरूरत नहीं है, या कई लोगों के पास जीएसटी का वो नहीं है नंबर वगैरह। अब आप एक बिजनेस वाले हो, अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से कुछ खरीदोगे तो वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा, तो उसकी जगह आपको देना पड़ेगा। यानी जब बेचने वाले की जगह खरीदने वाले को या सेवाएं पाने वाले को टैक्स देना पड़े, जैसे वकालत में अगर वकील की सेवाएं ले रहे हैं तो उनको तो एग्जेम्प्ट कर दिया, पर आपको टैक्स तो देना है, तो कौन देगा? जिसने वकील किया है वो टैक्स देगा। तो उसे बोलते हैं भाई हम क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसी में यही कुछ चीजें हैं। अब इसका देख लेते हैं मेरे भाई हम, क्या इसके देख लेते हैं कुछ सवाल। बताओ।